हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से बिरजू और भूतनी की प्रेम कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिरजू घोड़े को भगाया जा रहा था और सोच रहा था कि इस रफ्तार से चलाकर शाम तक वो रामगढ़ मेले में पहुंच जाएगा। घोड़ा जिसका नाम धमकू रखा था, वो सोच रहा था कि मालिक का कुछ चक्कर चल गवा है। वो भूतनिया से कहूँ हमका खा तो न जाए। हिनहिनाया जोर से धमकू तो चाबुक फटाक से आवाज कर बिरजू बोला, का है रे, का है बड़बड़ात है? दौड़ जोर से। धमकू ने चाल तेज कर दी तो हवा में सरसराती भूतनी के उड़ते बाल और कजराड़ी आंख उसके बड़े बदन में जैसे कौन दौड़ गई हो। एकाएक बिरजू के जहन में जैसे वो बोली हो पलमा। एकाएक सरसराती हवा में जैसे कोई उलझे काले सफ़ेद बालों वाली काले आँखों वाली भूतनी नमूदार हुई। बिरजू को धमकी भरे अंदाज में घूरता प्रेत भूतनी को बाल से खींचता हुआ दूसरी दिशा में लेकर भागा जा रहा था। वो जोर जोर से रोते हुए उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी, बोल रही थी, बचा ले बिरजू, बचा ले मुझे इस राक्षस से। एकाएक वो पलटी मार के न जाने कैसे उस राक्षस के चंगुल से निकल भागी अपनी सुरक्षित पनाहगाह में, जहां वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये सब दृश्य देखकर बिरजू के माथे पर पसीना आ गया और धमकू की तो लीद निकल गई। बिरजू को जैसे सुनाई पड़ा, मैं अपनी पनाहगाह से बाहर आई तो उस राक्षस से नहीं बच पाऊंगी। तुम्हें ही बगीचे में आना होगा मुझसे मिलने, मेरे बालम। धमकू हिनहिना के हंस पड़ा तो गुस्से से बिरजू ने चाबुक फटकार दी। मेले में पहुंचकर अस्तबल में धमकू को चारा डालकर, जहां और भी ढेर सारे घोड़े बंधे हुए थे, बिरजू बांध के मेले में चला गया। एक सफ़ेद घोड़ी धमकू को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर बार बार निहार रही थी और धमकू संकोच और शर्मा के डूबा जा रहा था और सोच रहा था, कितनी छिछोड़ी है, खुलेआम लाइन मार रही है। थोड़ी देर बाद संकोच और शर्म से धमकू उसकी तरफ पिछवाड़ा करके अपना चारा खाने लगा, बिना ये जाने कि वो प्रण कर चुकी है कि आज रात इस घोड़े का धर्म भ्रष्ट करके ही मानेगी। रात काफ़ी हो गई थी, मेले की रौनक अपने चरम पे थी। बिरजू तीसरी बार डांस का ये प्रोग्राम देख रहा था और उसका मन ही नहीं भर रहा था उसमें कि एक डांसर का चेहरा, उसका भरा पूरा शरीर, सुडैल उड़ोज, सब उस भूतनी जैसे ही सुंदर थी। एकदम हूबहू वही लग रही थी। उसका नाम गनिका था। उसने भूतनी का नाम तो पूछा नहीं था, इस बार पूछ लूँगा सोचकर वो नाच देखने में मगन हो गया। मेले की रौनक और व्यवस्था एकदम चाक चौबंदी थी। सब कुछ एक व्यवस्था के तहत था, जिसका इल्म नए लोग को वहाँ पर रह के ही पता चलता था। जैसे नाच के 3 बार से ज़्यादा जाने वाले की खास पसंद पूछकर एक रकम चुकता करके खास नर्तकी से व्यक्तिगत मुलाकात का एकांत में बंदोबस्त किया और घोड़ा घोड़ी आधी रात के बाद खुले बाड़े में था। सफ़ेद घोड़ी को ये पता था और कई बार वो इसका फ़ायदा भी उठा चुकी थी और उसका ये प्यार भी था। बिरजू गनिका का इंतज़ार उसके खेमे में कर रहा था। मुलाकात की रकम उसने पहले ही चुका दी थी। सारे घोड़े घोड़ी को भोर होने से काफ़ी पहले उठाकर बाड़े से ले जाया जाने लगा। धमकू नींद खराब होने से हिनहिनाया तो सफ़ेद घोड़ी की हंसी उसे चुभ गई। उसने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि वो सब
कुछ जानता है। कनिका इठलाते हुए अपने खेमे में आई और बिरजू को गहरी नजरों से देखते उसके पास बैठ गई और बोली, भोर होने के 2 घंटे पहले से भोर होने तक वो कहीं भी आ जा सकती है। उसकी आवाज़ हूबहू भूतनी जैसी थी और वो असमंजस में उसे देख ही रहा था कि वो बोली, बलमा, और लिपट गई बिरजू से। धार धार उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था और वो उसे बाहों में लिए बिस्तर पर गिर पड़ी। बारे में धमकू एक तरफ मटकते हुए सहाना अंदाज में टहलता हुआ अकेला चला जा रहा था कि तभी पीछे से उसी के अंदाज में सफ़ेद घोड़ी मटकती हुई उसके सामने आ गई। उसकी छुअन की गर्मी से धमकू के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो बोली, बड़ा नक्शा मार रहे हो, कभी घोड़ी पे नहीं चढ़े? वो नहीं ने हिनहिनाया तो बस सफ़ेद घोड़ी ने उसे प्यार से चाटना शुरू कर दिया। धमकू के लिए शरीर में नाश्ते लावे को मुश्किल हो गया और जैसे ही घोड़ी ने अपनी पूंछ उसकी नाक के ऊपर लहराई, वो अपना आपा खो बैठा और उसकी तमाम ताकत एक जगह जैसे आके सिमट गई हो। असीम सुख के गोते के बाहर आते ही एक विजयी मुस्कान के साथ स्वागत किया सफ़ेद घोड़ी ने और एक तरफ चल दी। वो भी उसके पीछे पीछे सर झुकाकर चल दिया। एक गहरी नींद से जागा जैसे बिरजू उसने गनिका की ओर देखा। बिना कपड़ों के खराटे भर रही थी, उससे लिपटी हुई, लेकिन भूतनी जैसे गायब थी। उसने नर्तकी को जगाया तो उसके खराटे बंद हो गए और वो एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगी, कह कि ऐसे कहीं नोचा जाता है जैसे कोई अनारी। वो क्या जाने कि सचमुच पहली बार उसका कुंवारापन लूटा था। बिरजू ने उसे एक्स्ट्रा पैसा दे दिए और खेमे से बाहर आया तो देखा कि भोर हो चुका था और धमकू सफ़ेद घोड़ी के पीछे पीछे सर झुकाए मरियल टट्टू जैसा चला जा रहा था, जैसे उसकी जवानी का गड़वीलापन कहीं खो गया हो। सभी धीरे धीरे मेले से बाहर जा रहे थे। बिरजू भी अस्तबल का भाड़ा चुकाकर धमकू पर सवार होकर घर जाने के रास्ते पे चल दिया। बिरजू का ध्यान रात के ख्यालों में था तो धमकू का सफ़ेद घोड़ी में। दोनों ने आज एक साथ अपना कुंवारापन खोया था। एक ने मर्जी से, दूसरे ने धोखे से। एक को ये निश्चय नहीं था कि वो किसके साथ था और दूसरे को ये निश्चय था कि हुआ कैसे। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी, दोनों को पता था कि आज की आने वाली रात पुरसुकून नहीं होने वाली। कुछ अनूठा दोनों ही के साथ होना निश्चित है, पर क्या दोनों को इसका इल्म नहीं था? बिरजू ने अपने घोड़े धमकू की सुस्त चाल से खफा होकर चाबुक उसके पीठ पर चटकारा तो धमकू अपने दोनों पिछले पैरों को हवा में ऊंचा उठा लिया और जोर से हिनहिनाया। एक तो साला भोर में बेइज्जती हो गई और दूसरा ही फटकारे पड़ा है। कमजोरी में बिरजू को इल्म हुआ, कुछ तो बोला, तू उस गधी के पीछे गर्दन झुकाए जी हुजूरी क्यों कर रहा था? ऐसी की तैसी तुम्हारी। इनको घोड़ी की जगह गधी नजर आ रही थी। धमकू हिनहिनाया और खिसियाहट में बाएं रास्ते पे घूमकर जोर से भागने लगा। अबे अबे रुक, उधर से किधर जा रहा है? लेकिन धमकू कहाँ मानने वाला था। वो उसी रो में सरपट भागे जा रहा था। बिरजू को लगा ये खिसियाहट में ऐसा कर रहा है तो वो बोला, ठीक है, किधर से भी चल, लेकिन घर ही चल। धमकू ने अपनी चाल धीमी कर दी और उधर थके मांदे बिरजू ने धमकू की पीठ पर ही झपकी लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे चलते धमकू की पीठ पर
सवार बिरजू गहरी नींद में चला गया। अचानक धमकू ने दाईं और दूर मैदान में धूल का गुब्बार सा उठता देख तो उसे घोड़े की भीड़ में उसकी नाटी खोटी घोड़ी नजर आ गई। धमकू की धड़कनें बढ़ गई और वो उसी तरफ घूम गया। जल्दी नज़दीक पहुंचने के चक्कर में वो थोड़ी तेज चाल में चलने लगा, ये निश्चित करने के लिए कि उसकी घोड़ी उसी भीड़ में है। गर्दन उचककर समझने का प्रयास करने लगा। जब देख लिया कि सचमुच वो उनमें है तो चाल उसने तेज कर दी और लगभग पहुंचा ही था कि बिरजू की नींद खुल गई और वो चौंका। अबे तू इस तरफ कहाँ आ गया? और अचानक उसकी नज़र घोड़ी पर पड़ गई। ओ तो तू इसके पीछे आया है, चक्कर क्या है भाई? धमकू हिनहाया तो उसकी आवाज़ सुनकर सफ़ेद घोड़ी घोड़े के बीच से निकलकर बाहर आ गई। ओह, यह करेगा क्या? उस घोड़ी से बिरजू ने कहा तो सिर ऊपर नीचे हिलाकर धमकू ने हिनहाते हुए सम्मति दी। तो भगाले चलते हैं इसको अपने साथ, तू उसको बोल तेरे साथ भागने को तैयार है कि नहीं? बिरजू बोला। धमकू ने सिर हिलाकर सम्मति दी और एक आंख दबाकर सिर को बाईं तरफ घुमाते आसमान की ओर थुनथुना उठाकर घोड़ी को इशारा किया साथ भाग चलने का। तो उसने कबूल करते हुए भागने को राजी होने का इशारा किया। ये सब देखते हुए बिरजू हंसते हुए बोला, वाह, यहाँ तो पहले से तैयार है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तभी एक गुब्बार सा उठा और चारों तरफ अंधेरे की हल्की चादर सा बादलों का एक हुजूम उमड़ सा पड़ा और उसी में उसकी भूतनी उसकी ओर आती नजर आई, जिसके पीछे सफ़ेद लाल बालों वाला पिशाच कला बाजियाँ खाते उसके पीछे लपका आ रहा था। चारों तरफ हवा और धूल के गुब्बारे से अफरा तफरी मची हुई थी। पिशाच ने एक गोता लगाकर भूतनी को पकड़ना चाहा तो भूतनी उसके ऊपर चक्कर लगाती बिरजू के भीतर प्रवेश कर गई और अचानक मूसलाधार बारिश से पिशाच घबराकर वापस उल्टी दिशा का रुख कर भागा और दांत को किटकिटाता बोला, एक दिन तुझे चबा चबा कर खाऊंगा। बिरजू ने धमकू को इशारा किया और धमकू ने एड़ी लगाकर फुर्ती से सफ़ेद घोड़ी को इशारा किया कि चल धन्नो, और सफ़ेद घोड़ी हुजूम से निकल उसके पीछे हवा की तरह सरपट दौड़ पड़ी। बिरजू ने धमकू की दिशा मेले की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। भूतनी उसके शरीर में समाते हुए बोली थी कि मेले की तरफ चलो। सफ़ेद घोड़ी धमकू से चाल मिलाती सरपट उसके साथ ही दौड़ती, हर बार उसके बदन से बदन रगड़ती दौड़ रही थी और बीच बीच में मौका देखकर धमकू थुत्थन से अपनी थुत्थन तुला देती और धमकू पुचक के करता तो वो शर्मा के थोड़ा पीछे हो जाती। मेले में पहुंचते शाम हो गई थी और मेला अपनी रौनक पर था। अस्तबल पे धमकू और सफ़ेद घोड़ी को छोड़कर बिरजू उस खेमे की तरफ बढ़ गया जहां गणिका के साथ उसने रात बिताई थी। मेले में उस शो को 4 बार देखने के बाद उसे खेमे के पीछे भेज दिया जहां गणिका अपना आखिरी शो ख़त्म करके उसकी बाहों में आने वाली थी। यही उस मेले के उस शो की खासियत थी कि 4 बार शो देखो और उसी शो के अपनी पसंद की नर्तिका के साथ एक्स्ट्रा रकम देकर रात बिताओ। गणिका और भूतनी में इतनी समानता थी कि आज अमावस की रात गणिका के साथ शारीरिक संबंध के समय भूतनी गणिका के शरीर में उसके शरीर से
प्रवेश कर जाती है। गणिका के अंदर प्रवेश किया तो उसे देखकर चौंका और पास आकर लिपटते हुए बोली, अगर इतनी पसंद हूं तो खरीद कर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते, अपनी घरवाली बनाकर। और खेमे की रोशनी बुझा दी। वो इतने जोश में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भूतनी गणिका के शरीर में घुस चुकी थी। उसके अलग होते ही उसने देखा कि गणिका का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर ऊंचा तन गया था और एक चटाक की आवाज़ हुई जैसे कुछ टूटा हो और वो बिस्तर पर धम से गिर पड़ी। बिरजू को लगा कहीं बर्दाश्त न कर पाने से गणिका मर तो नहीं गई, लेकिन तभी उसने देखा कि गणिका में प्रवेश की हुई भूतनी उठकर बैठ गई और अटखेलिया करती उसके पास आकर बोली, बलमा। बिरजू ने उसकी ठोड़ी उठाकर उससे पूछा, तुम्हें क्या कहूँ? तो उसने कहा, गणिका, लेकिन खरीद कर ले चलने जितनी रकम तो मेरे पास नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, गणिका के शरीर में भूतनी ने कहा, और कुछ ही पलों में उसके पास पर्याप्त से भी ज़्यादा धन आ गया, जिसे चुकाकर वो गणिका के साथ मेले से बाहर अस्तबल की ओर आया। वहाँ अलग ही हंगामा मचा हुआ था। सफ़ेद घोड़ी का उसका मालिक उसे खींचकर साथ में ले जाने का प्रयास कर रहा था। बिरजू ने उसके पास जाकर उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने बढ़े हुए दाम पर बेचना कबूल किया। भारी रकम चुकाकर वो सफ़ेद घोड़ी को अपने साथ ले चला। धमकू पर सवार होकर बिरजू ने एड़ी लगाई और धमकू से घर की ओर चलने को कहा। उधर गणिका भी सफ़ेद घोड़ी पर चढ़ गई और रस्सी अपने हाथों में थामकर बिरजू के पीछे चल पड़ी। धन्नो मुंह बिचकाकर भुनभुनाई, ये प्रेतनी एक दिन हम सबको खाकर मानेगी। धमकू ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी मस्त चाल से दौड़ता हुआ बढ़ चला। जानवरों में इंसान और प्रेत आत्मा का फर्क पता होता है, तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें।